हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस के साथ हम हाजिर हो गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको देखने वाले हैं। 2-3 आर्टिकल्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बात कर रहा है वुमेंस को लेकर के, जो कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है उसको लेकर के साथ में एक जो आर्टिकल है वो आपके स्टूडेंट्स और बच्चों से रिलेटेड है, जहाँ पर चिल्ड्रन उनके प्लेइंग जो आर्ट्स हैं वो किस तरीके से कम हो रहे हैं हीट वेव की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। बच्चों के ऊपर में क्या रिस्क है इसके ऊपर में बात की जा रही है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बोला जाता है ना कि आज का बच्चा जो है वो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, तो इसलिए इस सेक्टर को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यूनिसेफ के आंकड़ों के हिसाब से पूरा एडिटोरियल लिखा गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ में और जो 1-2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसको हम देखेंगे विद डिटेल में। साथ के साथ में कल हमने जो किया था हीट वेव से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक किया था हमने, उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन जो है हम इसको करेंगे। तो आज जो है मेंस का एक क्वेश्चन भी आपके लिए रखा गया है, वुमेन के ऊपर में क्लाइमेट का या फिर हीट वेव का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हाइलाइट्स के थ्रू देख लेते हैं क्या आज हमारा काम रहने वाला है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। उसके बाद में हम मोटिवेशनल कोट के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स में हम देखेंगे हीट वेव के बारे में। हीट वेव आर एवोपरेटिंग द राइट टू प्ले। यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से राइट टू प्ले यानी कि बच्चों के खेलने का जो अधिकार है वो हीट वेव की वजह से डिसरप्ट हो रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ बच्चों की प्लेइंग से रिलेटेड नहीं है, ये उनकी हेल्थ से भी रिलेटेड है और पूरे आसपास के एनवायरनमेंट प्लस सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कास्ट वगैरह जैसे सिस्टम, उसकी वजह से भी बच्चों का ये जो प्लेइंग आर है या फिर ये राइट टू प्ले है ये किस तरीके से हैम्पर हो रहा है, इसके बारे में एडिटोरियल बात करता है। तो बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच है, केवल और केवल बच्चों से रिलेटेड या ग्राउंड जीरो पे क्या चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि सोशली क्या चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है, इसके बारे में बात करता है ये एडिटोरियल। तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो है रिस्ट्रिक्टिंग अ चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अरविंद केजरीवाल कुड सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट्स आई हैं उसके बाद से केजरीवाल जी यानी कि किसी चीफ मिनिस्टर के पूरे जो कार्यकाल होता है या उसका काम करने का तरीका होता है, उसके जो भी अधिकार होते हैं उस पर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बात की गई है। ये बेसिकली पीएमएलए एक्ट से ही रिलेट करके सारी चीज़ें बात की गई है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है, तो देखेंगे हम। अगला जो है शी इजंट जस्ट अ लाभार्थी, वुमन शुड नॉट बी सीन ए पैसिव बेनिफिशियरी, स्कीम्स ऑल्सो गिव देम एजेंसी। तो यहाँ पर बात की जा रही है पीएम आवास योजना के बारे में। पीएम आवास योजना जो है ये बेसिकली आई थी 2015 में और यहाँ पर महिलाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं महिलाओं के नाम पर, उनको बेनिफिशियरी बना करके। और अभी यूपी में बहुत यूनिक सा मामला निकल करके आया कि पीएम आवास योजना के तहत 11 महिलाओं को 40-40 हज़ार रुपये मिले और वो सारी जो है वो अपने किसी संबंधी के साथ में, मतलब कि कहना चाहिए कि प्रेम प्रसंग वाला मामला हुआ और मैरिड वुमेन वो पैसों को लेकर के किसी और के साथ में भाग गई। अब यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि वो कहाँ गई, बट मुद्दा ये है कि यहाँ पर महिलाओं की फाइनेंशियल जब चीज़ें हाथ में आती हैं या फिर कई ऐसे रीजंस होते हैं जबकि पैसे नहीं हो या फिर किसी के ऊपर में वो डिपेंड कर रही हैं अपने सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, तो किसी ऐसे रिश्ते में वो बंधने को मजबूर हो जाती हैं जहाँ पर उनको शायद तक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, लव नहीं मिल रही है और जहाँ से वो निकलना चाहते हैं। तो इसको लेकर के इस एंगल में ये पूरा जो एडिटोरियल है वो बात करता है। साथ के साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, किस तरीके से इसको और इम्पैक्टफुल बनाना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। तो काफ़ी अच्छे से इन तीनों ही आर्टिकल्स को देखेंगे, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है। ये जो है वो जीएस पेपर 1 से भी रिलेटेड होगा और जीएस पेपर 2 में पॉलिसी मेकिंग से भी ये रिलेट करेगा। साथ के साथ में यहाँ पर जो बात है जीएस पेपर 2 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संघवाद का ढांचा, और ये जो है हीट वेव से रिलेटेड है, इसको आप जो है साइंस जीएस पेपर 3 में हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हैं। और जो राइट टू प्ले है यानी कि पॉलिसी मेकिंग और किस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे, बट उसके पहले मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, महात्मा गांधी जी का बहुत ही फेमस कोट है और शायद सभी को ये मालूम होता है कि हम आज क्या कर रहे हैं वही हमारा कल डिसाइड करता है। अगर आज हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कल बिल्कुल टाइम हमको वेस्ट कर देगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आज आप समय की बर्बादी कर रहे हैं तो कल समय आपको ज़रूर बर्बाद कर देगा, मतलब आप कल कहीं कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे अगर आज आपने प्रोडक्टिव वे में काम नहीं किया, आपने अपने हर एक समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो ठीक है, तो इसी कोटेशन के साथ में, इस कोट के साथ में शुरुआत करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं इस पर आपका कल डिपेंड करता है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है शी इज़न्ट जस्ट अ लाभार्थी। यहाँ पर बोला जा रहा है वुमेन शुड नॉट बी सीन एज पैसिव बेनिफिशियरी, स्कीम्स ऑल्सो गिव देम एजेंसी। यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं को ना, जब हम कोई भी पॉलिसी मेकर होता है या फिर पॉलिटिशियन होता है, जब महिलाओं को कोई भी वो लाभ देते हैं ना, जब बेनिफिट्स देते हैं, तो वो ये सोच करके देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, वोट उनके पास ज़्यादा आएंगे और समाज में उनकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी। बट यहाँ पर बोला गया है कि महिलाओं को केवल एक लाभार्थी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो भी एक एजेंसी है और उनको एजेंसी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर देखा गया है, जैसे कि अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश में मामला आया है। यहाँ पर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को, चूँकि इस आवास योजना में बेनिफिशियरी के रूप में महिलाओं को शामिल किया गया है और महिलाओं के नाम पर ही क्या हो रहा है, पैसे जो है वो फंड में निकल के आता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 11 जो वुमेन्स हैं, यानी कि 11 परिवार ऐसे जिनको पीएम आवास योजना के तहत कुछ 40,000 रुपये मिले और उन 40,000 रुपये को लेकर के वो महिलाएं जो है वो कहीं चली गई, भाग गई, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि वो महिलाओं ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर मुद्दा ये है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से कोई महिला जो है वो अपने किसी ऐसे रिलेशन में बंधने के लिए मजबूर है जहाँ पर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो लव नहीं मिल रहा जो वो चाहती है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के डाटा है जिसके थ्रू बताया गया है कि इंडिया में अगर हम बात कर ले कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम बात करें तो हमने बहुत सारे अलग अलग डाटास देखे हैं कि हर 4 में से 1 महिला या फिर हर 5 में से आपको 3 महिलाएं जो है वो इस तरीके से दिखाई देंगी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, सेक्सुअली उनको फोर्सफुली उनको रिलेशन बनाने के लिए कहा जाता है शादी के बाद भी। तो आफ्टर मैरिज भी उनके साथ में रिलेशन जो है, चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसका सीधा सीधा कारण यही होता है कि अगर महिलाओं के पास में एजुकेशन की कमी है, जॉब नहीं है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है और पैसे के लिए, फंडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, किसी भी अपनी ज़रूरत के लिए उसको मेल पर जो है, उनका जो स्पाउस है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट महिलाओं को झेलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनके साथ में फिर टॉर्चर होता है। तो ये जो बात बोली गई है बेसिकली कि यहाँ पर महिलाओं को केवल और केवल एक लाभार्थी की तरह ट्रीट करके उनको कुछ बेनिफिट्स दे देना और गवर्नमेंट का ये समझ लेना कि अब हमने ये सारे बेनिफिट्स दे दिए हैं और हम फ्री हो गए हैं, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। यहाँ पर बात क्या होती है कि जो स्कीम्स इस तरीके से बननी चाहिए कि उस स्कीम का एक तो फ़ायदा ये देख करके ना हो कि केवल लाभार्थी हैं महिलाएं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या कारण है जिसकी वजह से इन सारे स्कीम्स का गलत यूज़ हो रहा है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जो बिल्कुल सही इंसान है वहाँ तक स्कीम का फ़ायदा पहुँच सके। यहाँ पर बोला गया है कि डाटा फाइंड में बताया गया है कुछ यहाँ पर इनइक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कहाँ पर अगर हम देखते हैं जेंडर गैप के बारे में, जैसे हमें मालूम है कि जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया रैंक क्या है 129 और ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है। रैंक अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के साथ में जब हम अलग अलग सेक्टर्स में बात करते हैं तो हर जगह पे आपको बहुत बड़ा गैप दिखाई देगा, चाहे वो इक्वल पे के मामले में हो, किसी सेम काम के लिए महिला और पुरुष को अलग अलग पे करना पड़ रहा है, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अगर बात की जाए, महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं हेल्थ को लेकर के। कल ही हमने बात की थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे अदर इम्पैक्ट जो है वो महिलाओं के ऊपर पड़ते हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा उसका कहना चाहिए कि ध्यान नहीं दिया जाता है उनके ऊपर में। साथ के साथ में महिलाओं के साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तब जा करके ये जेंडर गैप और बढ़ रहा है। क्योंकि एजुकेशन, जब हम बात करते हैं कि बच्चों को जब एजुकेशन देने की बात होती है तो कई ऐसी फैमिलीज़ अभी भी हैं जो बेटों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि ये पढ़ेगा, ये बाहर जा करके अच्छा हायर एजुकेशन लेगा। बेटियों को क्या है, उन्हें तो चूल्हा चौका करना है, वो घर में ही पढ़ लेंगी या किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ लेंगी, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ लेंगी। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि बेटियों को रोका जा रहा है एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए और बेटे जो हैं वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर भी एक गैप आ जाता है। अगर हम बात करें कि आपके आसपास में कोई गांव एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ पर साधन नहीं है कि बच्चा जो है वो अच्छा हायर एजुकेशन ले सके, उसके लिए आपके घर में बेटा भी है, बेटी भी है और आपको भेज रहा है उसको बाहर, तो आप पहले प्रेफर क्या करते हैं कि लड़का जो है वो जा सकता है बाहर। बट जहाँ बात लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के आती है, हायर एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें समाज जो है वो बोलने लगता है, पेरेंट्स को डर होता है कि कहीं लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ जो है वो सेफ़ रहेंगी नहीं रहेंगी। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी
का इशू और जेंडर गैप का इशू बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो स्कीम्स बनाई हैं अभी तक, जितना भी स्कीम है महिलाओं से रिलेटेड, उसमें हमने उनको लाभार्थी की तरह ट्रीट कर दिया है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक वोट बैंक की तरह महिलाओं को ट्रीट किया है। बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को वोट बैंक की तरह ट्रीट नहीं करिए, उनकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करती है अगर इस तरीके के कंपनसेशन या फिर कुछ भी योजना के थ्रू उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हमने बात की है कि यूनिक कॉर्पोरेटेड जॉब है, अगर एमएसएमई या फिर छोटे लेवल पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो महिलाएं खोलना चाहती हैं, मान लीजिए कुटीर उद्योग ही करना चाहती हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये फंडिंग वाकई में उनको मिले तो वो क्या कर सकती हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। उनको फिर अपने स्पाउस के ऊपर में डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन मेन रूट कॉज क्या है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है उनको योजनाएं महिलाओं को एक लाभार्थी केवल मान करके नहीं बनाना चाहिए, उनको इस तरीके से योजनाएं बनानी चाहिए कि वाकई में महिला का जीवन जो है वो सुधर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है वो यही बात करता है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज बताया गया है कि कुछ अगर हम बात करते हैं ना रूरल एरियाज़ में जो बेनिफिशरीज़ की, तो यहाँ पर बात की गई है कि 46% जो बेनिफिशरीज़ हैं जो कि पीएम आवास योजना के तहत आए हैं, उनमें क्या है कि पुरुष और महिला दोनों को ही क्या किया गया है, एक तरीके से मकान का जो ओनर बनाया गया है। ठीक है, लेकिन केवल 26% ही ऐसी महिलाएँ हैं जिनके नाम पर ही मकान को अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको गैप दिखाई दे रहा है कि जो ये पीएम आवास योजना है बेनिफिशियरी तो महिलाएं थी, लेकिन यहाँ पर 46% इस तरीके के आपने योजनाएं बनाई हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या है वहाँ पर ओनर हैं। बट यहाँ पर केवल 26% आपको ऐसी फैमिली दिखाई देगी जहाँ पर ओनर जो है, घर का जो मालिक है, जो कि पीएम आवास योजना के तहत दिया जा रहा है, उसमें ओनर जो है उस घर का वो महिला को बताया गया है। तो यहाँ पर भी आपको गैप दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो आप चीज़ें योजनाएँ बना रहे हैं, जो चीज़ सोचकर आप बना रहे हैं कि इससे क्या होगा, अगर महिलाओं के नाम पर हम घर बनवा रहे हैं या महिलाओं के नाम पर हम राशन कार्ड दे रहे हैं तो इससे परिवार में महिलाओं को थोड़ा सम्मान मिलेगा, उनकी स्थिति थोड़ी सुधरेगी। बट यहाँ पर जो एक्चुअल सिनारियो है वो आपके सोचने से, हमारे सोचने से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर नाम तो भले महिला का चल जा रहा है, लेकिन चूँकि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमिक एक तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं है, इसकी वजह से महिलाओं को वही चीज़ें कहना चाहिए कि फेस करनी पड़ रही हैं जो वो बहुत समय से करती आ रही हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, कुछ चीज़ें वो खुद से करना चाहती हैं, नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक क्रक्स है इस पूरे आर्टिकल का। यहाँ पर स्टार्ट तो किया गया था महाराजगंज के इंसिडेंट से, लेकिन पीएम योजना के तहत इसको सारी चीज़ों को क्या किया गया है, एक रिलेट करने की कोशिश की गई है। पीएम आवास योजना के बारे में बात करें तो कब चालू हुआ था, ये 2015 में इसको चालू किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत आती है, तो हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री जो है इस योजना को चलाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में यहाँ से बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसके तहत में पीएम आवास योजना, जहाँ पर कुछ घर बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं या फिर घर नहीं बना सकते हैं, जिनके पास में फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो पात्रता उसके हिसाब से क्राइटेरिया दिया जाता है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट से कम की ज़मीन है आपके पास में और आपके पास में लगभग 4 लाख या 5 लाख से कम की सैलरी है, आपकी सालाना आय अगर इससे कम है, इस तरीके के अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड क्या होता है, पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए कुछ फंडिंग दी जाती है। और ये योजना चालू कब हुई थी, 2015 में चालू हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है और ये मुद्दा क्यों है, इसको हमने किस तरीके से अलग अलग वे में हम इसको जोड़ सकते थे, इसके बारे में हमने इस एडिटोरियल के थ्रू बात की है। अगला जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है हीट वेव से रिलेटेड, और ये GS3 में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक भी हो सकता है या फिर GS1 में आपके क्लाइमेट चेंज या फिर ज्योग्राफी में जब आप बात करेंगे तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। हमने क्या है हीट वेव के बारे में अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर में इम्पैक्ट की बात की है। ठीक है, हमने महिलाओं के ऊपर में भी बात की है, हमने स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो डे टू डे लाइफ में जो लेबर का काम कर रहे हैं उनके बारे में भी हमने बात की है कि हीट वेव का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है चिल्ड्रंस के ऊपर में, और कैसे बात की जा रही है, राइट टू प्ले की। यहाँ पर बोला जा रहा है हीट वेव्स आर इवोपोरेटिंग द राइट टू प्ले। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हीट वेव है उसकी वजह से बच्चों के
राइट टू प्ले यानी कि खेलने का अधिकार जो है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। बेसिकली यूनिसेफ आप सभी को मालूम होगा कि चिल्ड्रंस के लिए ही काम करता है, बच्चों के लिए ही, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एजुकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी हीट वेव की वजह से बच्चों की जो मेंटल हेल्थ पे साथ के साथ में क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये हीट वेव की वजह से नहीं, ये तो क्या है, एक तरीके से उनके खेलने के घंटे कम होने की वजह से या आउटडोर गेमिंग या आउटडोर प्ले कम होने की वजह से हो रहा है कि बच्चों के ऊपर में फिजिकली, मेंटली और उनके क्रिएटिविटी, ये सारे जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे कि अभी से मान लीजिए 15-20 साल पहले जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, उस समय में हमारे जो प्लेइंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। बाहर जा कर के हमने बहुत चीज़ें खेली होंगी, हमने भी खेली हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ को भी मोटिवेट करती थी, एक तरीके से स्ट्रेंथन करती थी। और मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा, अगर आप आउटडोर आपने गेमिंग बहुत की है, बहुत सारे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया है, नए नए तरीके के, जब छोटे होते हैं तो हम नए नए तरीके के खुद ही आइडियाज़ निकालते रहते हैं, अपना दिमाग चलाते रहते हैं डिफरेंट एंगल्स में। तो हमारा ब्रेन, हमारी क्रिएटिविटी भी उस समय में स्ट्रेंथन हो रही है, बट हमारी साथ के साथ में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत हो रही है। लेकिन अब अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो अब जब से ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है या फिर जो पेरेंटिंग है वो इस तरीके की अब हो गई है कि लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। स्पेशली जब क्राइम वगैरह बड़े बड़े शहरों में आप देख लीजिए, वहाँ पर तो फ्लैट्स होते हैं, क्राइम बढ़ रहा है या फिर जो पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही जॉब में हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से भी वो क्या करते हैं कि बच्चों को घर के अंदर ही बंद कर देते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी को यूनिसेफ बता रहा है। बट यहाँ पर बात की जा रही है हीट वेव से रिलेटेड कि ये सारे फैक्टर्स तो काम करते ही करते हैं, साथ के साथ में जो क्लाइमेट रिस्क है वो भी बच्चों के ऊपर में बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पर बात बोली गई है, लीगो एक संस्था है, फाउंडेशन है, जिसने अभी रिपोर्ट निकाली है और इंडिया में बोला है कि यहाँ पर जो आप अगर देखेंगे कि 1 in 5 चिल्ड्रन डज नॉट हैव द आउटडोर प्ले। तो यहाँ बात की गई है कि अगर 5 में से 1 बच्चा देखा जाए इंडिया में, अकॉर्डिंग टू लियो फाउंडेशन, तो 5 में से 1 बच्चा जो है वो आपको क्या देगा, 5 out of 1 जो है वो उसको खेलने के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब कि उसका एक कहना चाहिए कि स्कूल का बर्डन इतना ज़्यादा है या फिर कहना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शंस उसके पास में इतने ज़्यादा हैं, उसका इतना टाइट शेड्यूल बना दिया गया है कि हर 5 में से 1 बच्चे के पास में यहाँ पर खेलने का टाइम नहीं है इंडिया में। और सोचिए आप और हमारे पास में कितना टाइम है, और यहाँ पर बच्चे जो है बेचारे, उनके पास खेलने तक का टाइम नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पर दूसरा जो डाटा है वो कह रहा है कि 10 में से जो 1 बच्चा है ना, उसके पास में क्या कहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी या फिर आउटडोर गेमिंग, आउटडोर प्लेइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर तो 5 में से 1 बच्चा जिसके पास खेलने का टाइम नहीं है, और 10 में से 1 बच्चा जो ऐसा है जिसके आउटडोर जा कर के खेलने की परमिशन नहीं है या फिर उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आउटडोर प्ले की परमिशन नहीं है। ये लीगो फाउंडेशन की रिपोर्ट है और ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट भी यही सारी चीज़ें बताती है और यहाँ पर अलग अलग फाउंडेशंस की रिपोर्ट भी यही बताती हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं, तो इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो बोला गया है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा हुआ है जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं या फिर आप कह लीजिए कि बड़े शहरों में तो जनरली ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई आपसे कास्ट पूछने के लिए नहीं जाएगा इतना एज सच, और उतना टाइम भी नहीं होता लोगों के पास। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, आसपास आपके बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है, तो सबसे पहले वो यही पता करते हैं कि कास्ट क्या है, ठीक है। और जब पता चल जाए कि कोई दलित फैमिली आसपास में रह रही है या फिर कोई, अभी तो हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बच्चों को कि नहीं, दलित के साथ में नहीं खेलना है, वो कास्ट नीची कास्ट है। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो होता है ना, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से, साथ के साथ में कोई बहुत अमीर परिवार का बच्चा है वो किसी गरीब परिवार के बच्चे के साथ नहीं खेलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड, तो इस तरीके से फैमिली क्या करती है, सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करती है बाहर जा कर के खेलने से। दूसरी बात की जाए यहाँ पर कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर तो है, लेकिन साथ के साथ में यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर या फिर क्लाइमेट रिस्क का जो फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से
ही बच्चों का जो है पूरा प्लेइंग आर्ट जो है वो क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, या फिर उनकी फिजिकल मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात की गई है। अब पूछा गया कि इंडियाज़ रैंकिंग साउथ एशियाज़ प्रॉब्लम, यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है और पूरे साउथ एशिया में प्रॉब्लम क्या है। ये जो हम यूनिसेफ के रिपोर्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और यूनिसेफ के आंकड़ों के आधार पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यूनिसेफ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए तो बात नहीं करेगा, वो पूरे वर्ल्ड और पूरे रीजन के लिए बात करेगा, है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यूनिसेफ का जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कौन जारी करता है, आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो CCRI यानी कि यूनिसेफ का ये जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, कौन जारी करता है, ये यूनिसेफ जारी करता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस रिस्क इंडेक्स जो है CCRI यहाँ की 2021 की यानी कि 2021 की रिपोर्ट है, इंडेक्स है, और इसमें बोला गया है क्या कि अगर ये जो इंडिया की रैंक है वो क्या है, 26 है, ठीक है, और इंडिया की रैंक 26 है, और यहाँ पर इंडिया की रैंक 26 होने के बावजूद भी इंडिया सबसे ज़्यादा हायर रिस्क पे है इस इंडेक्स के अनुसार। तो क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स के हिसाब से यूनिसेफ जो कि जारी करता है, इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 26 है, लेकिन 26 रैंक होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि बच्चों के ऊपर में क्लाइमेट का क्या इशू, क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में। और यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों का क्लाइमेट से रिलेटेड जो रिस्क है वो और बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो है बच्चे जो बहुत अनसेफ हैं और उनका जो अनसेफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है, CCRI यानी कि यहाँ पर चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है, जो कि 2021 की रिपोर्ट है यूनिसेफ की, उसके अकॉर्डिंग। अब बोला क्या जा रहा है कि ये कारण क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहला कारण तो हीट वेव है, दूसरा कारण ये है और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हीट वेव है, टेम्परेचर राइज है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सो दैट बच्चों के लिए इसका जो इम्पैक्ट है हीट वेव का, गर्मी का, इसको कम किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर में क्वेश्चन मार्क है कह लीजिए, या फिर गवर्नमेंट को ही एक सजेशन है कि वो किस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। कमी कहाँ पर है, पहली बात तो कमी यह है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, जो कि हमेशा दलित और जातिवाद से प्रेरित होता है, या फिर जिनके पास पैसे कम है या बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, ये जो गैप है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये ठीक कब होगा, बाय एजुकेशन, बाय अवेयरनेस। अगर आप हार्मोनी क्रिएट करने की समाज में कोशिश करेंगे तभी जा कर के ये सारी चीज़ें कम होंगी। एज अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर के चीज़ें नेगेटिव तरीके से फैलाई गई हैं, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं, हम ये फील कर रहे हैं कि बहुत हद तक लोगों के ऊपर में किसी धर्म को लेकर के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पूरा हमारा सोसाइटी है, पूरा हमारा जो देश है, उसमें एक हार्मोनी क्रिएट करके रखे, और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोगों के लिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति क्या हो, कोई भी ऐसा घृणा का भावना हो, एक हार्मोनी रहे, एक पीस रहे, एक कहना चाहिए कि सौहार्दता का माहौल रहे। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे गवर्नमेंट को इस तरीके के इकोसिस्टम बनाने चाहिए, या इस तरीके के पार्क वगैरह डेवलप करने चाहिए जहाँ पर हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है। सेम इसी तरीके का जो है साउथ एशिया वाला जो रीजन है, वहाँ पर भी बात की गई है कि जो बच्चे हैं वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो है वो क्या है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से रिस्क में है। तो ये इंडिया प्लस पूरे साउथ एशिया की ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर बोला गया है क्या कि द लैक ऑफ प्ले अपॉर्चुनिटी। प्ले अपॉर्चुनिटी किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर डिसप्रपोर्शनरी इफेक्ट्स हैं चिल्ड्रन के ऊपर में, और ये डिसएडवांटेजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है जो उनके पास में वो बैकग्राउंड नहीं है, वो एक तरीके से कहना चाहिए कि रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा एक चीज़ होती है कि पॉवर्टी की वजह से। तीसरी चीज़ होती है अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन यानी कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जाता है ना, लोगों के रहने का तरीका अलग अलग होता जाता है। तो गरीबी तो एक अलग फैक्टर है कि बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा है अमीर लोगों के साथ, या अमीर जो लोग हैं वो बच्चों को अपने नहीं खेलने देना चाहते। दूसरी बात यह है कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से। तीसरी चीज़ ये है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली क्या कि माता पिता से अलग होकर किसी बच्चे ने शादी की, वो जाकर के अपनी वाइफ के साथ में शिफ्ट हुआ, उसके बच्चे हैं। अब अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही क्या है, जॉब में हैं, तो बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अगर बच्चे को मान लीजिए संभालने वाला कोई नहीं है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स उसको बाहर खेलने के लिए तो भेजेंगे नहीं, उसे यही कहेंगे कि भाई घर पे रहो, सेफ रहो। तो ये सारी चीज़ें जो अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों के प्लेइंग आवर्स पे या फिर उनके जो मेंटल हेल्थ पे, वो कहना चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ पे, प्लस क्रिएटिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बोला गया है अडेप्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें हम अडॉप्ट करके इन कमियों को दूर कर सकते
हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बायोक्लाइमेट्रिक डिज़ाइन होना चाहिए, जो कि कैसा होना चाहिए, पार्क वगैरह जब हम बना रहे हैं तो वहाँ पर बायोक्लाइमेटिक डिज़ाइन होना चाहिए। बायोक्लाइमेटिक कहने का क्या मतलब है कि क्लाइमेट, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि क्लाइमेट का कम से कम प्रभाव पड़े, पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीनरी दिखे, अगर हीट वगैरह हो रही है तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा, उससे रिलेटेड चीज़ें हों, वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप हो कि बच्चों को गर्मी का, धूप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पर बात की जाए कि अच्छा एक कहना चाहिए कि अर्बन सिटी, स्मार्ट सिटी, प्लानिंग के साथ बनाई गई सिटी हो। साथ के साथ में अगर दूसरा हम और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पर कूलिंग कॉरिडोर्स होने चाहिए। कूलिंग कॉरिडोर्स होंगे तो क्या होगा कि जितनी भी गर्मी हो, कितनी भी हीट हो, बच्चे जो हैं वो उस कॉरिडोर के अंदर में आकर के आराम से प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्या है, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, सो दैट यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं हमने उसको देख लिया, हमने आंकड़े भी देख लिए, यूनिसेफ की रिपोर्ट भी देख ली, और गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर सकती है इसके बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है एम्पावरिंग चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर बात की गई कि चिल्ड्रंस को एम्पावर करने के लिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि बच्चे भी जो होते हैं ना वो पावरफुल चैम्पियन होते हैं और वो चेंज लाते हैं। बोला जाता है कि आज का जो बच्चा है, आज का युवा जो है वो कल का भविष्य है, तो उसमें बच्चे भी आएंगे, युवा भी आएंगे, और यही हमारे कल का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो इनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देना, एक अच्छा कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म देना, सो दैट क्या हो सके कि उनको जितने भी कंसर्न हैं उनको ठीक किया जा सके, और बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको क्या किया जा सके, आगे आने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके, उनकी मेंटल, फिजिकल सारी हेल्थ जो है सही रहेगी, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव वे में काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिनेरियो क्या है। पूरा ये जो एडिटोरियल था काफ़ी अच्छा था, हमने अलग अलग डायमेंशंस पे तो बात की ही थी, बच्चों के ऊपर में भी हमने हीट वेव के इम्पैक्ट के ऊपर में बात कर ली। अब हमने कल डिस्कस किया था महिलाओं से रिलेटेड कि महिलाओं के ऊपर में गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड मेंस का एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में महिलाओं पर अत्यधिक गर्मी के बहुआयामी प्रभाव की जांच करें, ऐसे प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए कि भाई इस बार जब आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि महिलाओं पर गर्मी यानी कि हीट वेव के क्या इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले बताइए कि इस साल जो है उसको जो IMD ने क्या किया हुआ है, सबसे 2023 जो था वो गर्म था, 2024 भी इसी कगार पर है, और IMD ने इस बार हीट वेव 4 दिनों से बढ़ा करके 8 दिन का प्रोजेक्शन किया था। इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से हीट वेव का असर जो है या कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर आपको आना है मेन बॉडी में, और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भारत में महिलाओं पर अत्यधिक गर्मी के बहुआयामी प्रभाव क्या है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि गर्मी की वजह से महिलाओं के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि सबसे पहला तो हेल्थ के ऊपर में प्रभाव पड़ रहा है, और उस हेल्थ की वजह से क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, साथ के साथ में जो उनसे बच्चा जो जन्म लेने वाला है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरी बात अगर की जाए कि यहाँ पर बात की जाती है जेंडर गैप की, तो समाज के लेवल पे, परिवार के लेवल पे महिलाओं के साथ भेदभाव की चीज़ें भी निकल कर के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय महिलाओं को, एक तो हीट वेव है, उसके बाद में उनको हाउस होल्ड के काम करने हैं, किचन के सामने रहना है, उससे और टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इन सब के बावजूद भी उनको क्या नहीं मिल पा रहा है, एक तरीके से सिक्योरिटी जिस तरीके की मिलनी चाहिए कि महिलाओं को कुछ किचन में जैसे वो काम कर रही है तो कुछ ऐसा चीज़ हो कि उनको गर्मी कम लगे, इस तरीके की चीज़ें। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं महिलाओं के ऊपर में इस गर्मी की वजह से। हमने बात की कि अगर महिलाएं जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हीट वेव का अगर असर ज़्यादा होगा तो कोई भी घर से अपनी महिलाओं को नहीं जाने देगा, क्योंकि उनके ऊपर में भैया रिस्क है, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उनका तबीयत सबसे ज़्यादा पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से इकोनॉमिकली भी महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, कि ज़्यादा गर्मी होगी तो लोग घर से बाहर बच्चियों को नहीं ही भेजते हैं, महिलाओं को नहीं ही भेजेंगे। तो इस तरीके से तो आपको हर डायमेंशन में हेल्थ के साथ में आपको इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी रिलेट कर देना है, एजुकेशन वगैरह के लेवल पे भी आपको रिलेट कर देना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अगर कोई दूर में पढ़ रहा है इंसान तो जा कर के वो एजुकेशन भी नहीं ले सकता। इस तरीके से आपको अलग अलग डायमेंशंस में सोच करके क्या कर देना है, महिलाओं पर गर्मियों के हीट वेव के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसको लिख देना है। उसके बाद में ऐसे प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो पहला कदम जो अभी हमने एडिटोरियल डिस्कस किया उसमें किया
किया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की हो कि हीट वेव अगर हो भी रहा है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना पड़े। कुछ ऐसे सेटअप हों, जगह जगह पे आपको पार्क दिखाई दे, जगह जगह पे आपको कूलिंग कॉरिडोर्स बने हुए दिखाई दें। दूसरी बात यह है कि हीट वेव क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हमने गलत कर लिया है, एनवायरनमेंट के ऊपर हमने बर्डन बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो इसको भी कम करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं कि हम इस इफेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं या इस प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है कि महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, सभी के ऊपर में हीट वेव का इम्पैक्ट है, लेकिन महिलाएं जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी आंसर को जिसमें आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो कि क्या करना है ना, फिर भी वहाँ पर आपको 2-4 पॉइंट तो कुछ ना कुछ दिमाग से निकाल ही लेना है, और ये सभी आएगा जब आपने कोई टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया लिया हो। ठीक है, अगला ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली आपके जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर संघवाद के ढांचे की बात की जाती है, केंद्र राज्य संबंधों के बीच की बात की जाती है, तो ये चीज़ें निकल करके आती है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन बस बात यही है कि जैसे हमने पीएमएलए एक्ट देखा, तो पीएमएलए एक्ट जो है 2002 का आया, और इस पीएमएलए एक्ट के तहत अभी आपने देखा है कि ईडी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गई है पिछले 2-3 सालों में, और जहाँ पर भी बीजेपी से अदर हट के कोई भी पार्टी होती है वहाँ पर उनकी चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर कोई भी मिनिस्टर हो गए, उनके ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लगा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ बात की गई है कि 2 सिनेरियो थे, एक तो झारखंड के सोरेन साहब और दूसरा जो है केजरीवाल। यहाँ पर दोनों को ही क्या किया गया था, दोनों ही चीफ मिनिस्टर थे और दोनों को ही पीएमएलए एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। लेकिन जो सोरेन साहब थे उनको अरेस्ट करने से पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, मतलब वो सीएम नहीं थे। बट केजरीवाल जी ने जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो नहीं दिया था। इट मीन्स जब वो जेल में थे तो भी वो उस समय में सीएम थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट सुनाई तो झारखंड हाई कोर्ट ने तो शिबू सोरेन को बिल्कुल बरी कर दिया, उन्होंने जाकर के फिर से रीजॉइन भी कर लिया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी सबूत नहीं होने के बावजूद भी इंटरिम बेल देकर उसको वापस ले रही है, उसको होल्ड कर रही है। इस तरीके की चीज़ें हुई। ठीक, दूसरी बात यह है कि 50,000 का कंपनसेशन शिबू जो सोरेन है, हेमंत सोरेन है, उनको भी देना पड़ा, और 50,000 का कंपनसेशन केजरीवाल जी को भी देना पड़ा। जबकि जो सोरेन साहब हैं वो जो रिज़ाइन कर चुके थे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, आम आदमी की तरह, फिर भी उनको क्या करना पड़ा, 50,000 ही कंपनसेशन देना पड़ा। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी 50,000 ही कंपनसेशन देना पड़ा, जो आपको पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ती है कोर्ट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है केजरीवाल के ऊपर, कुड सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, गलत एक मैसेज देता है। ठीक है, कि आप एक नॉर्मल इंसान को और एक चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर में कोई एलिगेशन अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उसको एक तरीके से पेनल्टी वगैरह इतनी पे करनी पड़ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में बात की गई। साथ के साथ में मेन मुद्दा ये है कि ये जो पीएमएलए एक्ट है इसका किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्पेशली ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अदर हट करके कोई अन्य गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर। तो यहाँ पर बात यही की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं को क्या कर लिया है, एक तरीके से अपनी कठपुतली बना लिया है, और जो क्या है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेटेड होकर इन सारी संस्थाओं का यूज़ कर रही है। और इससे कहीं ना कहीं संघवाद का जो ढांचा है ना वो ख़राब हो रहा है, जहाँ पर केंद्र राज्य मिल करके काम करते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो डिसरप्ट हो रही हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। और ये पीएमएलए एक्ट वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग, यूएपीए, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, एक जो चीफ मिनिस्टर है जिसको कहना चाहिए कि राज्यों की पूरी उसके अंदर में क्या होती है, अथॉरिटी होती है राज्य को, प्रशासन को संभालने की, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर बीजेपी से अदर हट के कोई भी पार्टी है, यानी कि सत्ताधारी पार्टी से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उससे अदर हटके कोई पार्टी है। तो ये जो छोटा सा एडिटोरियल था, बहुत कुछ खास इसमें नहीं था, लेकिन पॉइंट्स यहाँ पर ज़रूर हैं कि इन तरीके के पीएमएलए एक्ट, ईडी और सीबीआई, इन तरीके के जो एजेंसीज़ हैं इनका मिसयूज़ ना हो और संघवाद का ढांचा जो है वो बना रहे। साथ के साथ में कोर्ट भी अगर कोई वर्डिक्ट दे रही है तो उनको भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बारी रॉन्ग जो मैसेज है वो चला जाता है समाज के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का पूरा सेशन। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।